शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। भाई मनवीर, तमाम हमारे जो टीचर्स हैं और मेरे सभी युवा साथियों, इसको थोड़ा नजदीक से कर दो। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लगातार आज जिस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठे हो रहे, करीब करीब पिछले 3 साल से कोई भी सेना की भर्ती नहीं निकली है और पीछे का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो करीब करीब 80,000 नई भर्ती की जाती थी हर साल, आप सबको जानकारी होगी। और ये पूरा एक षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसे ही कोई अनजाने में हो रहा। ये पूरा एक सरकार के लेवल पर षड्यंत्र है और जिस तरह से भर्तियां नहीं हो रही हैं उस हिसाब से ये लगता है कि शायद अब इस देश में सेना की कोई जरूरत नहीं रही। यही तो बात है भाई, जब सेना की जरूरत नहीं है तभी तो सेना की भर्ती नहीं हो रही। अगर सेना की जरूरत रहेगी तो सेना की भर्ती होगी। और लगातार बार बार आप सुनते हैं कि सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, बार बार आप सुन रहे हो कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, हर तरफ जो है निजीकरण हो रहा है। अभी हरियाणा के अंदर निगम बना दिया, आपको पता होगा कि पहले जो लोग डीसी रेट पे नौकरी करते थे या जो है वो ठेकेदारी प्रथा में नौकरी करते थे, अब उनके लिए कौशल रोजगार निगम सरकार ने बढ़ा दिया। सीधा सीधा मानना यह है, चाहे वो हरियाणा की हम बात कर लें और चाहे वो बात हम केंद्र सरकार की कर लें, चाहे वो किसी भी तरह की नौकरी की हम बात कर लें, आप ए ग्रेड में चले जाओ, बी ग्रेड में चले जाओ, सी ग्रेड में चले जाओ, डी ग्रुप ग्रेड में चले जाओ, कहीं नौकरी नहीं है। क्योंकि अब सरकार को सरकारी नौकरियों की जरूरत नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया का षड्यंत्र है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1990 के लगभग जब देश में उदारीकरण शुरू हुआ, वैश्वीकरण शुरू हुआ, मनवीर भाई और ने पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, उसके बाद से लगातार नौकरियां घट रही हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ ताकतवर संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया के सभी देशों को चलाते हैं। उसमें हम बात कर लें यूएनओ की, उसमें हम बात कर लें WHO की, आप सारे पढ़ते हो, उसमें हम बात कर लें WTO की, उसमें हम बात कर लें वर्ल्ड बैंक की, उसमें हम बात कर लें IMF की। ये 5 वो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर संस्था है और सारे देशों को ये 5 संस्थाएं चलाती हैं। और उस पे भी बड़ा अधिकार किसका है? अमेरिका का है। और फिर कॉरपोरेट्स का राज, जिसको हम बार बार बोलते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आप एक शब्द बार बार सुनते थे कि ये कानून अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उसी तरह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, वो भी किसको फायदा पहुंचाने के लिए है? अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि 5 ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो अपनी पॉलिसी पूरी दुनिया के ऊपर थोपती है। और उन 5 संस्थाओं को कौन चला रहा है? बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े उद्योगपति उन संस्थाओं को चला रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति
अभी आपने देखा कि अप्रैल महीने में अडानी ने हर दिन 10,000 करोड़ रुपए कमाए। एक महीने का ये रिकॉर्ड है, और वो दुनिया में 5वें नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका। और इसी प्रकार से चलता रहा। मैं रात को पढ़ रहा था कि भाई संपत्ति एक तो होती है दुगनी, एक होती है 100 गुना। अडानी की संपत्ति 397 गुना बढ़ी है, 397 गुना। देश में महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी के हाल आप देख रहे हैं, आप खुद बेरोजगार हैं। आ रही है कि हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बर्बाद होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब हम आज पढ़ाई करने के बाद में भी जिन बच्चों ने पीएचडी कर ली, जिन्होंने एमफिल कर ली, जिन्होंने एमएससी कर ली, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं है, धरने पर बैठे हैं। आपके घर वाले दिन रात मेहनत करें, मेहनत करके वो 2 पैसे कमाएं, आपको बढ़िया कोचिंग दिलाएं, बढ़िया किताबें दिलाएं, और उसके बाद भी आप बढ़िया मेहनत करें, उसके बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे। और हम बात कर रहे हैं आज विशेष रूप से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें बता रहा, हम बात कर रहे हैं सेना की। और सेना की नौकरी पैसे के लिए नहीं होती, सेना की नौकरी सेवा के लिए होती है, देश सेवा के लिए होती है। वो एक अलग बात है कि जो भाई तालू का जो भाई था पवन, जिसने सुसाइड किया और ये लिख करके सुसाइड किया कि इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में फौजी जरूर बनूंगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर सेना में नहीं लग सकता था तो पुलिस में लग जाता, पुलिस में नहीं लगता तो प्राइवेट एजेंसी में लग जाता। लेकिन अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि भाई सेना की नौकरी पैसे के लिए नहीं होती, ये तो देश के मर मिटने वाले जो नौजवान हैं, ये उनका जुनून होता है, ये उनका जज्बा होता है, इसलिए वो सेना में जाना चाहते हैं। मैं कुछ बातें अभी हरियाणा की अगर हम बात करें, आप देखिए पुलिस का रिजल्ट कितने समय से रोक रखा। सरकार भर्तियां निकाल रही है, मोटा पैसा इकट्ठा कर रही है फार्मों का, और उसके बाद कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी भर्ती रद्द हो जाती है। अभी कलरक का रिजल्ट रद्द कर दिया, क्योंकि हम किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन बहुत लंबे समय से जो बेरोजगारी के हालात हैं, बहुत सारे युवा साथी सोशल मीडिया पे भी जुड़ते हैं, डायरेक्ट आकर के भी मिलते हैं, फोन पे भी बात करते हैं कि अगर हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम ये बार बार ये बात कहते हैं कि किसानों की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन नौजवानों की लड़ाई भी आपको अब लड़ने का काम करना पड़ेगा। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि केवल आपको ग्राउंड में पसीना नहीं बहाना, केवल आपको किताबों से पढ़ाई नहीं करनी, केवल आपको कोचिंग नहीं करनी। अब जो है समय बदल चुका है, अब सरकारें बदल चुकी हैं, अब आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और आपको अपने हक के लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, आप आगे किसी भी कीमत पर बढ़ नहीं सकते। ये मेरी आपको प्रार्थना है, ये मेरा आपको निवेदन है, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। तो साथियों, हरियाणा की बात हम कर रहे थे। हरियाणा पुलिस का रिजल्ट रोक के रख रखा है कि नहीं बताओ? कल रखा, अभी रिजल्ट रद्द हुआ कि नहीं हुआ? ग्राम सचिव और पटवारी का पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कितने पेपर लीक हो रहे हैं। और ये तो ऐसी सरकार है कि देश के प्रधानमंत्री, आप सबको ध्यान है, सोशल मीडिया पे आप आज सुन सकते हैं, जो उम्र में छोटे हैं, जिनको 2014 अच्छी तरह याद ना हो, तो वो ये बात सुन सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहते थे कि नहीं कहते थे? 2 करोड़ नौकरी देने वालों ने
करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया कोरोना के अंदर। और 45, अभी पीछे आंकड़े आए थे, कितने, 45, अभी एक पीछे डाटा, एक सर्वे हुआ कि करीब करीब जो है 45 करोड़ के करीब, 45 करोड़ का शायद वो आंकड़ा था, मेरे अच्छे से ध्यान नहीं है, कि इतने लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। ये पिछले दिनों अखबार में ये सर्वे आया हुआ था। और हर रोज 380 से ज्यादा लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं भारत की। ये सारी चीजें इकट्ठी एक सर्वे के अंदर, एक सरकारी रिपोर्ट के अंदर जो CMMI है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई, अभी आई हाल में, कि भाई हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। ये अभी 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है। और अप्रैल की बजाय मई में और बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और पूरे भारत में हरियाणा नौकरियों में किसी समय में नंबर 1 होता था, आज हम नीचे से नंबर 1 हैं। तो ये तो हरियाणा की स्थिति है। हरियाणा में करीब करीब 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। और हम कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, उसके बाद भी 25 लाख के करीब, 25 लाख से ज्यादा। और सरकार क्या कर रही, हिसाब लगा के देखिए आप, फार्म निकाल रही, आपसे जो है ना मोटा पैसा ऐंठ रही, उसके बाद या तो लीक हो जाएंगे या रद्द कर देंगे। और हम कह रहे कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आउट करो, तो ये कहते हैं कि कोर्ट में केस है। और ये आंकड़े सच्चे हैं, क्योंकि देश की आबादी 132 करोड़ से ज्यादा की आबादी है देश की। 132 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ASI का पिछले दिनों वो भी मामला कोर्ट में था, लेकिन उसमें इनके अपने लोग थे, सरकार में बैठे हुए लोगों के। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट में होते हुए भी बताओ ज्वाइनिंग करवाई कि नहीं करवाई। लेकिन पुलिस की नहीं करवाएंगे, कांस्टेबल की, क्योंकि उसमें आम घरों के बच्चे हैं, किसान परिवारों के बच्चे हैं, उसमें मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। इसके ऊपर हमें बहुत एकता से काम करना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान है। राजस्थान में युवा संगठित हो रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी और ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। हरियाणा में अभी युवा संगठित नहीं हो पा रहा, तब जाकर के, क्योंकि सेना की अगर हम बात करें तो इसी 3 साल से भर्तियां ना निकलने के कारण करीब 2 लाख बच्चे ओवरेज हो गए। हम सरकार से बार बार ये मांग कर रहे कि भाई जो ओवरेज हुए हैं उनको छूट दी जाए, और जो सेना की भर्ती है उनको शुरू किया जाए। भर्तियों को एयरफोर्स और दूसरे जो रिजल्ट रोक रखे हैं वो रिजल्ट निकाले जाएं। आज मेरे पास मुखर्जी नगर से भी फोन आया हुआ था। सबसे बड़ा एग्जाम होता है UPSC का। इन लोगों ने, RSS वालों ने, BJP वालों ने UPSC के कानून में भी तब्दीली कर दी। RSS के लोगों को उसमें डायरेक्ट एंट्री दे दी। एक बार 100 के करीब को दी थी, एक बार 400 के करीब को एंट्री दी है। यानी कि वो तो सबसे बड़ा एग्जाम है, वो तो सबसे बड़ा एग्जाम है। उसके अंदर ये हालात हैं, सरकार को बिल्कुल नौकरी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये सारे देशों की सहमति है कि भाई सेनाओं की जरूरत नहीं है, सेनाओं को खत्म किया जाए। और ये हालात केवल कुछ देशों को छोड़ करके, चीन जैसे देशों को अगर हम छोड़ दें, जो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, उन देशों में सब में यही स्थिति है कि वो सेना को कम करने में लगे हुए लगातार। हम बजट की बात करें, जितना बजट आर्मी ने मांगा, जितना बजट नेवी ने मांगा, जितना बजट एयरफोर्स ने मांगा, उस बजट को सरकार ने कम किया।
जबकि चीन अपने बजट को बढ़ा रहा है, चीन अपने बजट को दुगना कर रहा है, और भारत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे देश के प्रधानमंत्री, वो अपने रक्षा बजट को कम करके बताइए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे कि नहीं कर रहे। और छोड़िए 3 साल से भर्तियां नहीं निकली, वो छोड़ दो, एक और काम कर दिया कि भाई अब सेना के अंदर भी प्राइवेट लगाओगे, प्राइवेट। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? हमारा काम तो, हम तो अब चीजों को नजदीक से देखने लगे, तब मेरे ये इतनी सोतरे की चीजें याद है सेंटर और स्टेट की। मनवीर भाई से भी बहुत बार बात होती है, ये तो तब की बातें हैं। कौन सा कानून बना, वो पढ़ा किस किस को जानकारी है कि भाई 3 साल के लिए लगाएंगे सेना में? बताओ हाथ उठा करके। क्या नाम बताया उसका? टूर ऑफ ड्यूटी। यानी कि बहुत सारे देशों में यह प्रावधान है कि भाई हर नागरिक को आर्मी की ड्यूटी करना कंपलसरी है। बहुत सारे देश हैं, किसी में 3 साल का प्रावधान है, किसी में 5 साल का प्रावधान है, कंपलसरी है। हम कह रहे कि सबको आर्मी की ड्यूटी करनी चाहिए ताकि वो मेंटली रूप से भी मजबूत रहे, फिजिकली रूप से भी मजबूत रहे, देश के प्रति उसकी भावना भी रहे। और यहां नौजवान लाइन में लगे खड़े हैं कि भाई हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इससे निकम्मी सरकार होगी जो नौजवान देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और सरकार उनको देश की सेवा का मौका नहीं दे रहे। बताओ इससे निकम्मी सरकार हो सकती है क्या? बताओ निकम्मी सरकार। अभी भाई का जिक्र चल रहा था, अभी आप बता रहे थे कि भाई मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे एक बार सेना की वर्दी मिल जाए। दुनिया में बताओ ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? तब हम आपको ये बात कह रहे कि सारे षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। और आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपको सारी बातों का पता भी होना चाहिए। दूसरों को आपको जागरूक भी करना है और मजबूती के साथ सारे खड़े हो जाओ। पूरे देश में एक माहौल बन रहा है और सारे मिलकर के लड़ोगे तो अपना भी भविष्य अच्छा कर पाओगे और सबका भविष्य अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छा होगा। सरकार की गलत नीतियों को हम रोक सकते हैं, बशर्ते हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे तो सरकार 3 काले कानून लेकर के आई थी कृषि के। आपकी जमीनों पर 5 साल के बाद अडानी अंबानियों के कब्जे होते, आप जमीन के मालिक नहीं होते, आपके घर के लोग जमीन के मालिक नहीं होते। पूरे देश का किसान इकट्ठा होया और 380 दिन तक लड़ाई लड़ी। जो लोग ये कहते थे मोदी बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ी सरकार है, सड़क पर बैठने से कानून थोड़ी बदल जाते हैं। बताओ 3 कानून वापिस हुए कि नहीं हुए? ये किसकी ताकत थी? ये आंदोलन की ताकत थी, ये एकता की ताकत थी, ये शांति की ताकत थी, ये भाईचारे की ताकत थी। संख्या भले ही और इतने बैठे, एक आदमी देश बदल देता है। आप कम नहीं है। कल बहुत सारी जगह राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, देश में कई जगह प्रदर्शन करेंगे। तो यहां भी प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और डरने की जरूरत नहीं है। संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। ये संविधान ने अधिकार दिया है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है,